ट्रेडिंग भारत चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। दोस्तों आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को सेबी ने एक वार्निंग इशू कर दी है। वार्निंग क्या है, एक तरीके से उनके ऊपर पूरी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का उन्होंने इंतज़ाम कर दिया है। क्यों कर दिया है दोस्तों? उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ मर्चेंट बैंकिंग ऑपरेशंस में भी डील करने लगे हैं। तो इस मर्चेंट बैंकिंग के ऑपरेशंस की जो फंक्शनिंग है, क्योंकि वो सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं तो उन्हें अलाउड नहीं है, तो वो अपने दायरे से बाहर जाकर के काम कर रहे हैं, इसलिए उन पर ये कार्रवाई हो रही है। इसकी असर में दोस्तों देख सकते हैं हम कि आईसीआईसीआई के शेयर्स में लगातार गिरावट हमें पिछले 5 दिनों से दिखाई दे रही है। ये गिरावट तकरीबन 4% की पिछले 5 दिनों में हो चुकी है। 6 महीने से ये स्टॉक ऊपर चल रहा था, लेकिन फ़िलहाल ऑलरेडी मार्केट में एक डाउनवर्ड सेंटिमेंट के चलते इस न्यूज़ के असर ने आग में घी का काम कर दिया है। तो दोस्तों अगर आप इसमें ऑलरेडी पैसे लगा के इन्वेस्टेड हैं तो यहाँ पर आपको सावधान हो जाना चाहिए। अगली खबर दोस्तों भारत के टेक जायंट विप्रो से जुड़ी हुई है, जहां के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जतिन प्रवीण चंद्र दलाल ने रिज़ाइन कर दिया है और उनकी जगह अपर्णा अय्यर ने सीएफओ का पद संभाल लिया है विप्रो में। जानकारी बता दें दोस्तों कि जतिन दलाल साहब 21 साल से विप्रो से जुड़े हुए थे। फ़िलहाल उनके वहां से रिजिग्नेशन की कोई कॉन्क्रीट वजह उन्होंने नहीं बताई है, सिर्फ इतना कहा है कि वो अपने प्रोफेशनल गोल्स को अब विप्रो के बाहर आगे परस्यू करना चाहते हैं। साथ ही आईसीआईसीआई ग्रुप से जुड़ी हुई एक और खबर हमारे सामने आ रही है दोस्तों। भार्गव दास गुप्ता, जो कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे और एमडी भी रहे थे, उन्होंने भी अपने काम से इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने भी सेम लगभग मिलती जुलती ही वजह बताई है कि मैं अब आईसीआईसीआई के बाहर जाकर के अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये साहब भी 14 साल से अधिक समय से आईसीआईसीआई से जुड़े हुए थे। तो ये दोस्तों एक बड़ी अजीब बात है कि आईसीआईसीआई से जुड़े हुए बड़े पद पे बैठे हुए काफ़ी सालों से जो वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ थे, वो अचानक रेजिग्नेशन क्यों दे रहे हैं। खैर, खबर का जो भी अंदर की बात होगी वो बाद में देर से फिर बाहर आ ही जाएगी, लेकिन इससे शक पैदा होता है कि कुछ अंदर तो खिचड़ी पक रही है। यहाँ पर करना क्या चाहिए दोस्तों? जो भी इन्वेस्टर्स हैं आईसीआईसीआई को, वो फ़िलहाल सावधान हो जाएँ। अगली खबर दोस्तों एक टेक जायंट के बारे में है जिसका नाम टेस्ला है, जिनसे आप भली भांति वाकिफ़ होंगे। ये कंपनी भारत में अपनी एंट्री बनाने के लिए जगहें खोज रही है। काफ़ी समय से हमें ऐसी खबरें मिल रही हैं कि टेस्ला भारत में आना चाहती है अपनी कार के बाज़ार को लेके, अपने इंटरनेट के बाज़ार को लेके, और साथ ही साथ उन्होंने एक और अभी बयान दे दिया है कि वो विचार कर रहे हैं भारत में बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए फैक्ट्री लगाने का। तो ये एक पॉजिटिव खबर है दोस्तों, क्योंकि बड़ी कंपनियां जब भारत में आएंगी तो हमारे वहाँ न सिर्फ रोज़गार के मौके बढ़ेंगे, बल्कि उससे भारत की आय में भी हमें बढ़त देखने को मिलेगी। अगली खबर दोस्तों इंडिया सीमेंट्स से जुड़ी हुई है। इंडिया सीमेंट्स ने अपनी 73 से 75 एकड़ ज़मीन को अल्ट्राटेक सीमेंट को बेचने का डिसीजन ले लिया है दोस्तों। ये डिसीजन उन्होंने क्यों लिया है? क्योंकि पिछले कुछ समय से वो लिक्विडिटी के क्राइसिस से जूझ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स से उनकी प्रॉफिट्स नहीं आ रहे हैं। कंपनी लॉस में लगातार तीसरे क्वार्टर्स में रही है और इस लॉस को मैनेज करने के लिए और अपने फ्यूचर प्लान्स को वर्कआउट करने के लिए उन्हें कुछ लिक्विडिटी की ज़रूरत थी, जिसके लिए उन्होंने 70 करोड़ रुपए की एक डील की है, जिसमें अपनी ज़मीन को वो अल्ट्राटेक सीमेंट को बेच रहे हैं। अगली खबर दोस्तों ये है कि सुज़लॉन एनर्जी को 14 विंड टर्बाइन सप्लाई करने का ऑर्डर मिल गया है। ये ऑर्डर उन्हें महाराष्ट्र के उस्मानाबाद के एक ब्राइट नाइट प्रोजेक्ट के अंदर में विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट में सप्लाई करना है, जिसकी टोटल कैपेसिटी 29.4 मेगावाट होगी। इस प्रोजेक्ट की लगभग कुल लागत 350 करोड़ रुपए के आसपास है दोस्तों। अगली खबर में ग्लेनमार्क फार्मा अपनी एक सब्सिडियरी ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज की 75% स्टेक को निरमा को बेचने जा रहा है, जिसकी कुल लागत 5,651 करोड़ रुपए है। ये डील 615 रुपये पर शेयर पर होने जा रही है। खबर के आने के बाद दोस्तों ये स्टॉक 664 रुपये का हाई लगाते हुए 20 रुपये की गिरावट के साथ 644 पर बंद हुआ। हालांकि ओवरऑल 2.92% की बढ़त के साथ ही 644 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है, लेकिन आगे इस स्टॉक, क्योंकि प्राइस जो ब्लॉक डील का था वो 615 रुपये का था और मार्केट प्राइस उससे काफ़ी ऊपर चल रहा है दोस्तों, तो ये बहुत मुमकिन है, बहुत संभव है कि उसका प्राइस अभी और नीचे गिर सकता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी स्टॉक में ब्लॉक डील होती है तो जो ब्लॉक डील का रेट होता है उसी के आसपास मार्केट जाने की कोशिश करता है। दोस्तों भारत से जुड़ी एक पॉजिटिव खबर ये है कि इंडियन बॉन्ड्स को अब जेपी मॉर्गन के बॉन्ड इंडेक्स में लिस्ट किया जाने वाला है। दोस्तों ये लिस्टिंग 28 जून 2024 से होगी। दुनिया के सबसे पॉपुलर स्टॉक्स, बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ को ट्रैक करने वाली एक संस्था है जेपी मॉर्गन। इसमें लिस्ट होने के बाद हमारे बाज़ार में विदेशी इन्वेस्टमेंट्स के आने की एक उम्मीद हमारे बाज़ार के लिए बिल्कुल बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है।
इसी के साथ हम देख सकते हैं दोस्तों कि रुपए ने भी कुछ मजबूती दिखाना शुरू कर दिया। जो रुपए 84 रुपए के आसपास पहुंच गया था 18-19 सितंबर को, वो अब धीरे धीरे नीचे 82 रुपये 93 पैसे के आसपास आ गया है। अगर हमारे पास विदेशी मुद्राओं का इन्वेस्टमेंट्स इन पॉजिटिविटी की खबरों की वजह से आना शुरू हो जाता है तो डेफिनेटली हमारी करेंसी भी और मजबूत होती जाएगी और हमारी इकोनॉमी में भी हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है नियर फ्यूचर में। दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री से आ रही खबरों में से कुछ बातों की शॉर्ट हेडलाइंस हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अगस्त के मानसून्स की जो डेफिसिट थी उसको सितंबर की बारिशों ने लगभग पूरा कर दिया, यानी कि जो बारिश की कमी थी उसको सितंबर में कहीं ना कहीं पूरा कर दिया है मानसून्स ने। साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं दोस्तों कि जो कुछ रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि हमारे तेल के दामों में जो बढ़ोतरी हो रही वो एक चर्चा का विषय, एक चिंता का विषय बना हुआ है। जो खाने के दामों में जो हमें इन्फ्लेशन दिखाई दे रहा था वो भी धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इन्फ्लेशन की हीट अब कम हो रही है। साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में हमें एक बड़ा करेक्शन दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं दोस्तों कि प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी हेल्थ बनी हुई है, क्योंकि उनका एडवांस टैक्स कलेक्शन जो है वो बहुत अच्छा रहा। जिन पर्टिकुलर फूड आइटम्स के दामों की वजह से जुलाई का इन्फ्लेशन 7% चला गया था, उनके दामों में भी अब हमें थोड़ी बहुत कमी दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल पॉजिटिव संकेत हमारे मार्केट के लिए और हमारी इकोनॉमी के लिए हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दिए गए हैं। साथ ही साथ जो जीडीपी है हमारे फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, उसको फोरकास्ट या एक एस्टिमेट, बेसलाइन एस्टिमेट हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो दिया गया है वो है दोस्तों 6.5% का। तो ये एक अच्छा जीडीपी होगा अगर अचीव किया जा सके। तो इन केस ये जीडीपी हमने अचीव कर लिया तो ये भारत के लिए एक बहुत ही मजबूती की बात होगी। अगली खबर में दोस्तों, बोइंग अपने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कॉम्प्लेक्स को भारत में बनाने जा रहा है। पहला वाला अमेरिका में है, दूसरा वाला भारत में बनाया जाएगा जो कि 43 एकड़ का होगा। ये बनेगा एरोस्पेस पार्क केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, जो कि देवानाहाली बेंगलुरु में स्थित है। इस कॉम्प्लेक्स पर आने वाला कुल जो इन्वेस्टमेंट है वो 1600 करोड़ का होगा। अगली खबर दोस्तों कलकत्ता से है, जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा लक्स इंडस्ट्रीज़ पे पड़ रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऐसा कहना है कि लक्स इंडस्ट्रीज़ ने 200 करोड़ रुपए का टैक्स इवेड कर लिया, यानी कि उसको छुपा लिया है, दबा लिया। उन्होंने अपनी इनकम दर्शाई नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने, और इसी को लेकर के वहाँ पे जांच चल रही है। आगे क्या उनको जांच में मिलता है, क्या कार्रवाई होती है, ये तो हमें भविष्य में ही पता चलेगा। फिलहाल अगर आप इसमें इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं तो सावधान हो जाइए। दोस्तों ट्रेडिंग भारत के वीडियोस देखने के बाद अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड में हुए प्रॉफिट्स या लॉसेस की जिम्मेदारी ट्रेडिंग भारत की नहीं होगी। अपने किसी भी ट्रेड को लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लें। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था।